इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज इस बुलेटिन की शुरुआत प्रियंका गांधी से जुड़ी खबर से, क्योंकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अंदर पीएम का फेस बनाने की मांग अब शुरू हो गई है और ये मांग सांसद इमरान मसूद ने किया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की थी। उसके बाद इस बयान के समर्थन में, यानी इमरान मसूद के इस बयान के समर्थन में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी सामने आए। प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका का राजनीतिक भविष्य बेहद उज्जवल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि ये केवल समय की बात है और ऐसा होकर रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी के बाद आया, उनके बयान के बाद आया। इमरान मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी ऐसे मामलों में सख्त फैसला लेती। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा। इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के नेता और यहां तक कि परिवार के लोग भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक इसी वजह से राहुल गांधी परेशान हैं और विदेशों में ऐसे बयान दे रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो ज़रूरी है ये पहले तो अपने देश की बात करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश वगैरह या किसी और जगह के बारे में बात करनी चाहिए। वो सब की मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊँ, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया, और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी, अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंख हैं, इनको अलग अलग मत देखो। जिस तरह लालू जी के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में द्वंद्व है, अब कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए थे, वहां कोई भी बन जाए, आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार है। तो रॉबर्ट वडेरा को तो ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है, इसलिए वो उनको पीएम मटेरियल मान रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस सर्वोच्च कमेटी है CWC, कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। 2 ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपकी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री के तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। भाई वो अपने घर में फरियाद लें, भाई देश तो चांस देने वाला नहीं है, तो अब अपने घर में उनका, भाई उनके यहाँ तो राजतंत्र चलता है, उनके यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। उनके यहाँ तो अध्यक्ष कोई रहे, कभी भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुप करा देंगे, बोलेंगे तुम बैठो अभी मुझे बोलना है, ऐसे से चलती वीडियो आती है।
तो ऐसे में वो डिसाइड करें। उनका जब वो पीएम कहते हैं तो उनका अर्थ है कि प्रमुख मंत्री, उनका प्रधानमंत्री तो देश तो देने वाला नहीं है। अब उनके घर में प्रमुख मंत्री कौन बनेगा, ये देश क्या देगा उनको? तो वो तो जो भी बनेंगे भ्रष्टाचारियों के सरदार बनेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के मुंह में घी शक्कर कि उन्होंने अपने घर की इस झगड़े को सड़क पे ला दिया है। राहुल गांधी नेतृत्व करें या प्रियंका करें, ये उनके घर का मामला है। राहुल गांधी चुपचाप हैं। वाड्रा कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका तेज है, वाड्रों को लोग कह रहा है। ये पारिवारिक सत्ते की लड़ाई है और राहुल गांधी की जुबान चुप है। और शायद लगता है कांग्रेस में भी दो खेमे में लोग बटे हुए हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। जर्मनी में, विदेश में जाकर के भारत को तो गाली दे रहे हैं। भारत के सारे इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उनको ये गालियां दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। लेकिन घर के सवाल पर कि वो लीडर रहेंगे कि ये प्रियंका होंगी, इस पर उनकी जुबान चुप है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति के नाम पर वार पलटवार का दौर तो हमेशा ही चलता रहता है। टिकट से लेकर पार्टियों में पद भी जाति के आधार पर देने की परंपरा रही है। और ऐसे में जब किसी दल में एक जाति के विधायकों की गोलबंदी होती है तो माहौल गर्मा जाता है। कुछ समय पहले लखनऊ में राजपूत विधायकों ने कुटुंब के नाम से एक बैठक की थी। अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज के नाम पर एक बैठक की। इस मामले पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आया। उन्होंने कहा कि यूपी में जातिवाद हावी होने लगा है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के जुटान ने सूबे का सियासी माहौल गर्मा दिया है। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक की बहुखंडी स्थित आवास पर ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ और इसमें करीब 3 दर्जन विधायक और विधान परिषद के सदस्यों ने शिरकत की। सरकार और संगठन में बदलाव के इस दौर में लोग इस जुटान के सियासी मायने तलाशने में जुटे हुए हैं। बैठक की कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बीजेपी ने भी इस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। सहभोज की तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी सामने आया है और इसमें विधायकों को प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी सहित अन्य सियासी मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है। इस सहभोज में लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत के भोजन के साथ ही राजनीतिक चर्चाएं भी होने की खबर है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इसी तरह क्षत्रिय विधायक भी कुटुंब मिलन कार्यक्रम के तहत राजधानी के एक होटल में जुटे थे। आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है। पिछले सत्र में भी किसी पर की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग यदि उनको समझ में आता है कि समाज के ऊपर कोई बात है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो उसको मुख्यमंत्री से मिल करके करना चाहिए, तब बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलकर करना चाहिए, गृह मंत्री से मिलकर करना चाहिए कि भाई ये हमारे समाज के ऊपर दिक्कत है। हम तो चले जाते हैं डायरेक्ट है, मुख्यमंत्री से कहते हैं कि भाई ये समस्या है। आज पिछड़ों के सवाल पर मैंने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद मिला। अभी देखा है आपने कि लेखपालों की भर्ती में पिछड़ों के साथ आरक्षण में कोटा पूरा नहीं था, तो उसको मैंने मुख्यमंत्री से मिला, वो पूरा उन्होंने निरस्त कर दिया। अपनी बात कहना चाहिए। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवास तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए, उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है
और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जात के विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई हैं SIR के बारे में, जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा किए, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक पर सियासत गरमाई हुई है और इसको लेकर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने बैठक में शामिल बीजेपी विधायक उमेश द्विवेदी से खास बातचीत की। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने बड़ी बैठक करी। रमेश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, आप शामिल भी थे उस बैठक में। ये महज ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी या जनेऊ जोड़ी वाली बैठक? देखिए, जनेऊ तो हमारी पहचान है और रही बात यह है कि हमारा जनेऊ हमेशा भाजपा के साथ रहा है और रहेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग उसी को लेकर के एक बैठक किए थे कि समाज की कहीं कोई बातें हैं, समाज की कोई समस्या है तो उसका निराकरण अगर नहीं हो रहा है तो कैसे निराकरण किया जाए, उसको लेकर के बैठक थी। और समाज हमारा जिस तरीके से 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी को करता है, 3 लोकसभा में 2 विधानसभा में, उसी तरीके से आगे भी भाजपा के साथ रहे, भाजपा को मतदान करे, उसको लेकर के हम लोगों ने चिंतन बैठक किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हम लोग इस तरीके की बैठक करके समाज को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के रखेंगे और फिर से 2027 में ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से लग करके, हमारी सोच रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मण भी पूरी तन्मयता से भाजपा को मतदान करे, कहीं से कोई बिखराव ना आए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग लगे हैं सिर्फ ब्राह्मण को भड़काने के लिए कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मणों को उपेक्षा हो रही है, इनके कहीं न सरकार में सुनवाई है, न कहीं संगठन में सुनवाई है, ऐसा र्यूमर पैदा कर रहे हैं। तो उस र्यूमर से कहीं कोई हमारा नुकसान ना हो, उसको लेकर के हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। देखिए विधायक जी, बड़ा ब्राह्मण मोर्चा जो है वो 40-42 वो संख्या जो पहुंचती है, टेंट लगता है, बढ़िया खाना पीना होता है, तमाम बातें भी खैर हुई होंगी। क्या कुछ बातें हुई, कुछ बताएंगे क्या? नहीं, बात सिर्फ चिंता हुई, समाज की चिंता हुई, समाज की कहीं वोट भटकने न पाए, समाज का वोट कहीं जाने न पाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहे, बस इसी को लेकर चिंता हुई। और रही बात, जब अगली बैठक हम लोग करेंगे तो उसमें विशेषकर बातें आएंगी, कहाँ नाराजगी है, कहाँ क्या है। क्योंकि कल की पहली बैठक थी, औपचारिक बैठक थी, एक अभी आगे भी होंगी क्या? हाँ जरूर, हम लोग समाज को जोड़ने के लिए भाजपा के साथ 27 में पूरी ताकत से लोग जुड़े रहे हैं, इसके लिए फिर आगे भी हम लोग बैठक करते रहेंगे। अच्छा, सपा वाले पंडित जी क्या साथ में लाने का विचार है क्या? मतलब सपा वाले विधायकों को जो ब्राह्मण चेहरे, जो कई लोग संपर्क में है भाजपा के, और जो लोग आएंगे सबका स्वागत, सबका सम्मान है, सबको इमरती भी खिलाएंगे, जौनपुर वाले बाटी चोखा भी खिलाएंगे, सब आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और इस विषय पर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने बैठक में शामिल बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र से खास बातचीत की। विधायकों ने बड़ी बैठक करी। रमेश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, आप शामिल भी थे उस बैठक में। ये महज ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी या जनेऊ जोड़ी वाली बैठक? देखिए, जनेऊ तो हमारी पहचान है और रही बात यह है कि हमारा जनेऊ हमेशा भाजपा के साथ रहा है और रहेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग उसी को लेकर के एक बैठक किए थे कि समाज की कहीं कोई बातें हैं, समाज की कोई समस्या है तो उसका निराकरण अगर नहीं हो रहा है तो कैसे निराकरण किया जाए, उसको लेकर के बैठक थी। और समाज हमारा जिस तरीके से 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी को करता है, 3 लोकसभा में 2 विधानसभा में, उसी तरीके से। चंदौली में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया, चक्का जाम किया। 2 दिन पहले खुशबू किन्नर के घर हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज किन्नर सड़क पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार है। किन्नरों ने जिला प्रशासन से आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने और डीएम एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की है। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से स्थिति को संभाला। पवन पांडे हमारे संवाददाता चंदौली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या है अपडेट अभी? जी, आपको बता दें कि ये चंदौली से
किन्नर समाज से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना ने आज पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। दरअसल खुशबू किन्नर के घर हुए बम धमाके के बाद जो आक्रोशित होकर के किन्नर समाज ने बलुआ थाना क्षेत्र का ये चहनिया चौराहा पड़ता है, वहां पे उन्होंने चक्का जाम कर दिया। साथ ही साथ चक्का जाम की सूचना मिलते ही जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो गया और जो राहगीर थे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व जो ये बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज पुलिस चौकी के समीप खुशबू किन्नर के घर पर अज्ञात बदमाशों ने बम धमाका किया था। इस हमले से किन्नर समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, हालांकि जो इस पूरे मामले को लेकर के जो पीड़िता है खुशबू किन्नर, उनके द्वारा नामजद लिखित तहरीर भी दी गई है जिसमें कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर किन्नर समाज में नाराजगी अधिक बढ़ गई है। किन्नरों ने मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाए, वहीं चेताया कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को पकड़कर उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय का वो घेराव करेंगे। तो कहीं न कहीं जो एक खुशबू किन्नर के घर हुए ये जो बम धमाके की घटना ने न सिर्फ किन्नर समाज को झकझोर दिया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आरोपियों को जेल भेजकर कार्रवाई की है, लेकिन मुख्य आरोपी का फरार होना लोगों के आक्रोश का कारण बना हुआ है। वही चक्का जाम और प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आया और स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन किन्नर समाज की प्रमुख मांग अब भी यही है कि फरार मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक पीड़ितों को पूर्ण न्याय और सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता, तब तक इस मामले में असंतोष और तनाव बने रहने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका पवन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि प्रदेश को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स के आयोजन का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे अवसर आज के समय में मिल रहे हैं। साथ ही आज पूरे देश और प्रदेश में खेल को लेकर बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सरकार सभी खेलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन दे रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। इससे खेल प्रतिभाओं को सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के करीब करीब हर प्रदेशों से उचेस और हमारे तीरंदाज लोग यहाँ पर भाई बहन लोग उपस्थित हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है और वो अच्छी सफलता हासिल करें, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक मेज़बानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है, तो सभी खिलाड़ियों का भी, कोचेस का भी, सबका स्वागत, अभिनंदन है। और इस आयोजन के लिए मैं फिर से आर्चरी एसोसिएशन का। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। युवक की हत्या से परिजनों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से यह हत्या की गई है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस पूरे मामले की पुलिस अब तहकीकात कर रही है। अमेठी रेलवे स्टेशन पर गड़ी बनारस लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का एक वीडियो
किसी यात्री ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें मारपीट करते हुए युवकों की हरकतें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। इस घटना को लेकर यात्रियों की सुरक्षा पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये विवाद ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुआ था। मारपीट के कारण डिब्बे में मौजूद अन्य यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे, पुलिस और प्रशासन इस घटना की जांच कर रही है। हरिद्वार के लक्सर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रुड़की जेल से पेशी पर लाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लक्सर फ्लाईओवर पर हुई इस दुस्साहसिक वारदात में अपराधी विनय त्यागी के साथ पुलिस की 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, उन्हें भी गोली लगी है। पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस इसे पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है और फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है और रुड़की जेल से उसे पुलिस अभिरक्षा में लाया जा रहा था। इसी बीच सामने फ्लाईओवर के पास में कुछ गन्ने के ट्रक और ट्रॉलियां के कारण लगे हुए जाम को पुलिस के द्वारा जब उसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने आके पुलिस अभिरक्षा में जो अपराधी निरुद्ध था उस पर फायरिंग करी। इसका नाम विनय त्यागी है। उस पर 2 गोलियां लगी हैं, 2-3 गोलियां। इनको तत्काल हायर सेंटर रेफ़र किया गया। मैं पुलिस के उस ड्राइवर की भी बहादुरी को दाद देता हूं। उसके द्वारा तत्काल मौके की संवेदनशीलता को भांपते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बीच जो 2 हमलावर हैं उनकी चेकिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि जल्दी इनकी हम अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी लोग ने ये घटनाक्रम किया है, उसको हम लोग चुनौती के तौर पर लेते हैं और जल्दी इसका हम खुलासा करेंगे। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता शहजाद अली इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहजाद, जरा बताइए क्या अपडेट है, क्या वो पकड़े गए, कौन थे, ये पहचान हो पाई जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? जी, आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा तफरा मच गई जब एक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के साथ पुलिस के अभिरक्षा में कोर्ट की पेश के लिए ले जाया जा रहा था। कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली। उस घटना समय जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट ले जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली का कारण जाम लगा हुआ था। पुलिसकर्मी जाम खुलवाने के लिए लगे, उसी बीच हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलाबारी में विनय त्यागी पर 3 गोलियां लगी जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पहचान हो पाई है उनकी, अपराधियों की? जी, आपको बता दें एसएसपी परमिंदर डोमान ने बताया घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, जहां हालत उनकी गंभीर होने का तुरंत बताया जाए हायर सेंटर रेफर किया जाए। और अभी तक के पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी उसी का खुलासा किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया शहजाद इस जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आगे भी लेंगे इस पूरे मामले में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।